नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके मुख्य मुख्य उद्देश्यों के बारे में। किसके बारे में? इसमें कि ये होती क्या है और साथ साथ इसके उद्देश्य क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है? एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। कौन जारी करता है खाद्य सुरक्षा प्रणाली? कौन चलाता है? तो जो उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है वो मंत्रालय उसको देखता है। इसके अंतर्गत ये सब कुछ आता है पीडीएस सिस्टम। ठीक है साहब। इसका उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों को रियायती कीमतों पर खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराता है। ये खाद्य वस्तुएं का मतलब हो गया जैसे गेहूं, चावल, है ना। गैर खाद्य मतलब जैसे कैरोसिन, ऐसी चीजें भी उपलब्ध कराता है। अगर अभी हम देखें तो लगभग लगभग 5.37 लाख उचित मूल्य की दुकानें हैं, यानी फेयर प्राइस शॉप्स जो है वो अभी विद्यमान है पूरे देश में। ये उचित मूल्य की दुकानों की सहायता से ही ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली जो है वो संचालित होती है। इन्हीं के माध्यम से जो उचित मूल्य के ऊपर जो अनाज वगैरह है वो पहुंचाया जाता है कंज्यूमर्स तक, उपभोक्ताओं तक। ठीक है साहब। जो बुनियादी खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुएं जो है वितरित की जाती है इन्हीं फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से। ठीक है साहब, आगे आ जाते हैं। अब हम देखें आगे, तो ये किसके सहयोग से चलाई जाती है? तो इसमें दो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के सहयोग से ही ये चलाई जाती है। यानी कि अकेली केंद्र सरकार भी इसे नहीं चलाती और अकेली राज्य सरकार भी इसे नहीं चलाती, दोनों का इसमें सहयोग होता है। कुछ काम जो है वो केंद्र सरकार करती है और कुछ काम जो है वो इसमें राज्य सरकारें करती है। तो केंद्र सरकार क्या क्या काम करती है? केंद्र सरकार करती है, एक तो खाद्यान्नों की खरीद जो है वो कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो उस केंद्र सरकार की ओर से एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसकी खरीद करता है। फिर भंडारण कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। परिवहन और वितरण कौन करता है? तो ये भी केंद्र सरकार करता है। और केंद्र सरकार की ओर से कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम ये करता है। अब आप कहोगे सर ये क्या जरूरी है ऐसा पढ़ना? हाँ, ऐसा जरूरी है। देखिए मेंस में तो ये टॉपिक है ही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम। साथ ही साथ प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बने ऑलरेडी कि ये जो है इन निम्नलिखित में से राज्य सरकारों का काम कौन सा है और केंद्र सरकार का काम कौन सा है, ऐसा यहाँ से स्टेटमेंट बने ऑलरेडी। ठीक है। राज्य सरकारें क्या करती है? तो इसके संचालन की जिम्मेदारी है पीडीएस की, वो मुख्य तौर से राज्य सरकारों की होती है। जैसे कि राशन कार्ड जारी कौन करेगा? तो राज्य जारी करेंगे। ठीक है। जैसे कि राजस्थान में अलग राज्य राशन कार्ड होंगे, उत्तर प्रदेश में कुछ अलग राशन कार्ड होंगे, परंतु अभी तो वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम जो है वो भी चल रही है। ठीक है। फिर क्या है? परिवार, उनकी पहचान ये करेगा। लाभार्थी कौन कौन होंगे उनकी पहचान कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये राज्य की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की। तो ऐसा स्टेटमेंट बना देगा कि निम्नलिखित में से पीडीएफ के संबंध में निम्नलिखित में से राज्य सरकार के कार्य कौन से हैं? राशन कार्ड जारी करना, भंडारण, परिवहन और लाभार्थी परिवारों की पहचान करना। तो आपको लगेगा ये तो मुझे सही ही लग रहा है ना। तो देखो जो एग्जैक्ट यहाँ लिखे हैं वही कार्य है राज्य सरकारों के। ठीक है। उचित मूल्यों की दुकानों की निगरानी करने का काम भी किसका है? तो निगरानी करने का काम भी राज्य सरकारों का ही है। अगर वर्तमान में हम देखें तो पीडीएफ के माध्यम से, है ना, पीडीएस माफ कीजिएगा, पीडीएफ नहीं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसके थ्रू देखिए राइस दिया जा रहा है, वीट दिया जा रहा है, राइस दिया जा रहा है, केरोसिन, खैर अभी तो केरोसिन जो है वो नहीं दिया जा रहा है, बंद कर दिया गया है, मगर केरोसिन भी दिया जाता था एक समय में। और इसके माध्यम से नमक भी दिया जाता है, दालें भी कभी कभी दी जाती है, तेल भी दिया जाता है, मसाले भी दिए जाते हैं। इस प्रकार से अनेक जो है वो यहाँ पर चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है उचित मूल्य पर। जो भी नागरिक है उनको, जो भी लाभार्थी इसके हैं, जो एलिजिबल है, उनको दिया जाता है। अब देख लेते हैं कि पीडीएस के उद्देश्य क्या क्या है, मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखें, कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देना है, आधिकारिक जो आपूर्ति प्रणाली है उसको, उसका निर्माण करना है, एक मूल्य स्थिरता बनाए रखता है कि ज़्यादा जो है उचित उतार चढ़ाव ना हो, जो भी अपने पास खाद्य वस्तुएं उनकी कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो। फिर खाद्य सुरक्षा बनी रहे, ऐसा नहीं हो कि अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ठीक है। फिर खाद्यान्नों की आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखता है कि हाँ एक स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे, खाद्यान्नों की आपूर्ति की एक स्मूथ आपूर्ति होती रहेगी। ऐसा नहीं कि एकदम से खाद्यान्न जो है वो आना बंद हो गया, एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए। फिर गरीबी उन्मूलन भी इसका कार्य, इसका उद्देश्य माना जाता है। अब आप कहोगे सर समझा तो दो, एक एक करके समझते हैं आराम से। सबसे पहले हम देखें कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। कैसे खाद्य सुरक्षा? खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या हो गया कि कुछ कॉमन मिनिमम, एक आप कहोगे इतना खाद्य तो मिलना ही चाहिए, इतना पोषक तत्व तो किसी एक व्यक्ति को मिलना ही चाहिए। और मान लीजिए कोई गरीब है, वो गरीब इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, उसको कैसे मिलेगा? तो इस पीडीएस के थ्रू जो है वो अपना राशन कार्ड के थ्रू जाके और उचित मूल्य की दुकान से
नॉमिनल प्राइस पे 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ऐसे जो वो खरीद के ला सकता है। भाई 2-3 रुपए किलो तो कोई खरीद सकता है। तो इस प्रकार से जो गरीब और कमजोर वर्ग है उनके परिवारों का ये खाद्य सुरक्षा उनकी सुनिश्चित कर देता है ना, ताकि उनको टाइम पर खाद्यान्न मिल सके और वो भुखमरी से दूर रह सके। ठीक है, फिर है खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित करना भी इसका एक उद्देश्य है। खाद्यान्न आपूर्ति को सुनिश्चित कैसे करेगा, जैसे कि ये भंडारण कर लेगा। मान लीजिए जब खाद्य उत्पादन होता है तो फिर ये एमएसपी के थ्रू, अभी एमएसपी प्रोक्योरमेंट प्राइस और क्या होता है इनके ऊपर हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे। तो एमएसपी के ऊपर जो है वो खरीद की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार जो है वो हर फसल बोने के बाद में जो है, फसल बोने के पहले ही जो है एमएसपी जारी करती है। ठीक है, तो उस एमएसपी के ऊपर खरीद की जाती है। हालांकि एमएसपी से ज्यादा ही वो खरीद होती है, जो प्रोक्योरमेंट प्राइस होती है वो एमएसपी से सामान्यतः ज्यादा होती है। तो उस एमएसपी मान के चलिए, अभी तो एमएसपी पे ये खरीद की जाती है, फिर उसका भंडारण कर लिया जाता है, फिर जो है वो वितरण कर दिया जाता है वहां से कंज्यूमर्स को, है ना। तो इससे क्या होगा कि एक स्मूथ आपूर्ति स्थिरता बनी रहेगी कि देखिए किसानों से खरीद लेंगे, फिर किसानों से खरीदा हुआ जाए एफसीआई जो है अपने भंडारण में ले जाएगी, गोदाम वगैरह वहां, और फिर जो है जब जब आवश्यकता होगी वो अपने ग्राहकों तक उपलब्ध करवाती रहेगी। जो ग्राहक मतलब जो भी लाभार्थी है इस योजना के पीडीएस के, उनको ये उपलब्ध करवाती रहती है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि अकाल की स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर ये सब लोगों को भी उपलब्ध करा सकती है ना। तो यहाँ पर जो भी खाद्यान्नों की कमी है और आपूर्ति श्रृंखला की कोई भी समस्या आएगी, भी किसी भी चीज की, गेहूं की कमी होगी, चावल की कमी होगी, ऐसे किसी चीज की कमी हो जाती है तो फिर जो है एफसीआई उसको प्रोवाइड करवाता रहता है। कोई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाती है तो फिर उनको ये उपलब्ध कराते रहते हैं। तो एक आपूर्ति श्रृंखला जो है वो सप्लाई चेन जो है उसमें स्थिरता बनी रहती है। ठीक है, फिर है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन का मतलब क्या हो गया, गरीब का मतलब क्या हो गया भाई, जो कोई अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी पूरी नहीं कर पा रहा तो वो गरीब है। तो अगर उसकी रोटी का जुगाड़ अगर केंद्र सरकार कर दे, रोटी की समस्या का समाधान अगर सरकार कर दे, तो फिर उसका गरीबी उन्मूलन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो इस प्रकार से उसकी गरीबी उन्मूलन की जाती है। भाई खाद्यान्न तो उसको प्रोवाइड ही कर दिए जाते हैं। इसके लिए अंत्योदय अन्न योजना चलाएगी थी। कौन सी? अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना में क्या था कि 35 किलो इसमें जो है वो राशन दिया जाता था। 35 किलो राशन इसमें दे दिया जाता, गेहूं चावल वगैरह एक परिवार को इसमें 35 किलो दे दिया जाता। फिर मूल्य स्थिरता और बाजार में उतार चढ़ाव को नियंत्रित भी करते हैं। मान लीजिए कि बाजार में गेहूं की कीमत बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो फिर उसको सामान्य आदमी खरीद नहीं पाएगा और उसके तो मूल्य तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके तो कीमतों में कीमतें आसमान छूने लगेगी। तो फिर उसको कम करने के लिए क्या करेगा, एफसीआई के पास जो गोदाम है, बफर स्टॉक, इनके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में कि बफर स्टॉक वगैरह क्या होता है। तो अभी समझने के लिए समझ लीजिए कि एफसीआई के पास में एक बफर स्टॉक होता है, यानी कि गोदाम में भरा होता है अनाज, उससे ये गेहूं निकाल के और फिर सामान्य मार्केट में बेच देगा, जिसकी वजह से जब आपूर्ति बढ़ने लग जाएगी उसकी मांग फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो फिर अपने आप जो है कीमतें उसकी कम हो जाएंगी। इस प्रकार से ये कीमतों के उतार चढ़ाव करता है। और अगर मान लें कीमतें बहुत ज्यादा कम भी हो गई हैं तो फिर उनको ये उस हिसाब से भी भाई एमएसपी पर प्रोक्योर करता है ताकि किसान जो है इससे बचे रहे कि एकदम न तो किसान कीमत ज्यादा हो जाए एकदम, ना एकदम कीमतें जो है कम हो जाए। फिर आधिकारिक एक आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखता है। जो पीडीएस है वो एक आधिकारिक रूप से आपूर्ति श्रृंखला ही बनाए रखता है कि भाई किसान जो है किसानों से ये खरीदेगा और जाकर जो उपभोक्ता है, नागरिक जो है वहां तक पहुंचा देता है जो भी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उनको। तो ये एक स्मूथ फंक्शनिंग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो भी आपूर्ति श्रृंखला है, सप्लाई चेन है उसकी। ठीक है, फिर कृषि क्षेत्र को ये प्रोत्साहन देता है। कैसे कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देगा, तो एक खरीद नीति की, एक स्थिर खरीद नीति का पालन किया जाता है कि सरकार पहले कह देती है कि एमएसपी के माध्यम से हम ये सारी चीजें खरीदेंगे। उसके वजह से क्या होगा कि किसान अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कौन सी चीज बोनी है और कौन सी फसल जो है नहीं बोनी है ना। इसकी वजह से उनको एक सुनिश्चित बाजार मिल जाता है और कृषि क्षेत्र को इससे बढ़ावा मिलता है। उनकी जो उत्पाद है, उनके उत्पादों की एकदम ना तो कीमतें कम जाएंगी ना एकदम ज्यादा जाएंगी, है ना। ठीक है, फिर ये एक सामाजिक समावेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सोशल इंक्लूजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे भाई, जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, देश के नागरिक हैं, वो अगर मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं को भी ना खरीद पाए, रोटी कपड़ा मकान तो रोटी ही नहीं खरीद पाए, तो फिर वो ऐसे समाज में सामाजिक समावेशता कहाँ रही, समावेशन तो उनका हुआ ही नहीं। जब उनको एक विकास मुख्य धारा में लाना हो तो अगर उनको एक उचित मूल्य पर अगर अनाज हम उपलब्ध करवा दे तो कम से कम वो भी एक भुखमरी से तो दूर हो, और उस भुखमरी को दूर करके वो एक सामाजिक समावेशन के अंदर तो कम से कम आते ही हैं। ठीक है, फिर एक गरीबी और आपदा के समय राहत होता है। भाई जो गरीब लोग हैं उनको तो ये प्रोवाइड करवाते हैं, अमीरों की तो कोई जरूरत नहीं, वो तो खरीद सकते हैं। साथ ही साथ कोई आपदा आ गई, बाढ़ आ गई, कोई सूखा आ गया,
सूखा आ गया, फसल हुई नहीं, तो अनाज कहाँ से आएगा? तो पीडीएस के थ्रू जो है वो अनाज पहुंचा दिया था भाई। बफर स्टॉक जो होता है ना, बफर स्टॉक जो है वो होता है एफसीआई के पास। एफसीआई अपने पास गोदाम में भर के रखती है अनाज। अब वहां पर जैसे ही मान लीजिए अकाल पड़ गया तो ये बफर स्टॉक से एफसीआई अनाज निकालेगी और जनता में पहुंचा देगी। इस प्रकार से जो है आपदा के समय काम करता है। जैसे कि अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पे आपदा राहत का काम किया गया कि नहीं किया गया? जो अन्नपूर्णा योजना जो चलाएगी और वो अंत्योदय योजना के तहत, और साथ ही साथ जो इसमें जो राशन जो है वो डबल कर दिया गया था, तो वो कहाँ से दिया गया? इसी बफर स्टॉक के माध्यम से ही दिया गया था, है ना। अन्नदाता आय, ये वाली जो योजना थी, माफ कीजिए अन्नदाता वाली नहीं थी, यही कि उनको दिया जा रहा था राशन जो है वो दुगना दिया जा रहा है। फिर आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को भी कम करता है। ये कैसे आर्थिक असमानताओं को दूर करता है कि मान लीजिए किसान है, किसान अपनी अगर फसलों को उचित मूल्य पर बेच ही ना पाए, अगर उचित मूल्य पर बेच ही ना पाए तो फिर वो तो एकदम पिछड़े हुए रह जाएंगे, उनका तो विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से वो उनके आर्थिक असमानताओं को दूर कर देता है, अमीर और गरीब की खाई को पाटने में मदद करता है कि भाई अमीर भी खाना खाए, गरीब भी जो है दो वक्त की रोटी तो कम से कम खाए ही खाए। क्योंकि देखिए एमएसपी वगैरह हो गया, या प्रोक्योरमेंट प्राइस वगैरह हो गया, ये खाद जो है वितरण करते हैं पीडीएस, वे सारा ही ये सब पीडीएस का ही पार्ट है, एमएसपी वगैरह सब, ठीक है ना। फिर कृषि विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों की इसकी वजह से मांग बढ़ जाती है, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है, और साथ ही साथ जो वितरण नेटवर्क है उसमें कार्यरत श्रमिकों के रोजगार भी उत्पन्न होते हैं। भाई इस जो पीडीएस सिस्टम है पूरा पूरा, इसमें कुछ श्रमिक भी तो चाहिए, माल को चढ़ाने वाला, उतारने वाला, फिर भरने वाला, फिर उस दुकान पे बांटने वाला, इन सबको भी, ये सब भी तो चाहिए। तो ये सब की वजह से रोजगार भी उत्पन्न। हाँ जी, अगला आ जाते हैं खाद्य पदार्थों के संरक्षण और विविधता के बारे में। विविधता और खाद्य संरक्षण का यहाँ पर अर्थ हो गया कि पोषक तत्वों की विविधता के बारे में। किसकी विविधता? पोषक तत्वों की विविधता के बारे में। मान लीजिए कि चावल ही चावल खा रहा आदमी, तो फिर उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। गेहूं खा रहा है तो फिर उसमें एक ही अगर अनाज आप खा रहे हो तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पीडीएस के थ्रू क्या होता है कि कहीं कहीं पर देखिए तेल भी प्रोवाइड किया जाता है, घी भी प्रोवाइड किया जाता है, दालें भी प्रोवाइड की जाते हैं। तो ये सब जो है पोषक तत्वों की विविधता को सुनिश्चित करती है, ठीक है। फिर अगला आ जाता है संविधान में खाद्य अधिकार। तो देखिए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, वो भोजन के अधिकार को एक अधिकार घोषित करता है, वैधानिक अधिकार घोषित करता है। साथ ही साथ अगर आर्टिकल 21 हम देखें, 21 देखें संविधान का, तो उसमें भी अगर उसकी प्राण और देश स्वतंत्रता के अधिकार की अगर ब्रॉड व्याख्या यहां पर की जाए, तो उस व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने भी भोजन के अधिकार को यहां पर मान्यता दी है। जैसे सोने का अधिकार है, उसी तरीके से भोजन के अधिकार को भी मान्यता दी है कि भोजन का अधिकार जो है वो भी एक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो इस प्रकार से ये इसको भी पीडीएस प्रणाली इसी को भी सुनिश्चित करती है। तो बस आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।